हाय, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आप सबका स्वागत है। डिसअपॉइंटिंग सेशन था आज का। अगर तो मेयर प्रॉफिट बुकिंग है तो ठीक है, पर ये रिवर्सल वापस हो गया है तो दिक्कत की बात। आज असल में परसों से लेकर कल के बीच में 650 पॉइंट का उछाल था और हम ऑलमोस्ट आधा गिव अवे कर गए। और ये तब हो रहा है जब यूएस के फ्यूचर्स इन ग्रीन थे, पूरा एशिया मजबूत था। और जिसके लिए सरदर्द बढ़ रहा है वो ट्रम्प साहब का आना, वो शंघाई, हैंगसेंग सब मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं और हम अकेलौते हैं जो इस तरह का प्रेशर झेल रहे हैं। तो सरदर्द तो है। और जिस तरह के प्रोफाइल ऑफ स्टॉक से चलते आज दबाव आया, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई रिलायंस, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई इन्फोसिस, कोई भारतीय एयरटेल, भाई साहब ये वो हैवी वेट्स हैं जो आज दबाव बनाने का काम कर रहे थे। और ये वो सब स्टॉक्स हैं जो लार्जली विदेशी संस्थागत निवेशकों की पसंद होते हैं। ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप वो पॉकेट करेक्ट कर रही है इस तरह से। अब उठाइएगा निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट, सेंसेक्स की कंट्रीब्यूशन प्लेट, जो समझ में आए, और देखिए किस तरह प्रोफाइल ऑफ स्टॉक से दबाव पड़ रहा है। वो दिक्कत है थोड़ा सा। अब हालांकि पता नहीं, एक वो ऐसा रहा है कि इस तरह के पावरफुल अप मूव्स के बाद परसों के उस लो से, वो क्या था 23,800 कुछ से, जो 24,500 तक का मूव था, उसको इनकैश किया है दायरे में। लेकिन पता नहीं ये लेवल जहां पे खड़े, ये इंपॉर्टेंट है, इसे वॉच आउट करने का मन। ये 24,200 पे कॉल राइटर्स वीकली वाला जोन और 24,000 पे मंथली पे सबसे तगड़े कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो पता नहीं ये 24,000 से 24,200 के बैंड पे हो सकता है थमे, पर कंक्लूजन पे जंप करना गलत हो जाएगा। इस बैंड को क्लोजली वॉच आउट करना है। ये बैंड अगर नहीं इसकी सैंक्टिटी डिफेंड कर पाए तो हो सकता है प्रीवियस लोज को, जो स्विंग लोज बने थे, उसको फिर चैलेंज करने जा रहे हो भारतीय बाजार। खैर, कंक्लूजन में जंप करने की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि रोज की स्क्रीन अलग ही कहानी सुना देती है। कन्विक्शन आ नहीं रहा है, बड़ा फ्रेजाइल विकेट पे बाजार है। ग्लोब कोई से भी क्यूज दे, हम अपनी चाल चल रहे हैं, तो मतलब कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ लेवल्स वॉच आउट करने जरूरी हैं। और दूसरा, आज शाम को अब वो फेड का आउटकम आ रहा होगा। सब 25 बेसिस पॉइंट तो लेके जा रहे हैं, पता नहीं 25 बेसिस पॉइंट आता ही नहीं आता। कमेंट्री कैसी आएगी पाउल साहब की, कितनी इंडिपेंडेंटली वो कमेंट्री आएगी, क्योंकि ट्रम्प साहब का आना इन्फ्लेशनरी है यूएस इकोनॉमी के लिए। अगर तो ट्रम्प साहब जिन कामों के लिए जाने जाते हैं वो सब कर रहे होंगे, उसमें प्राइमरीली टैरिफ्स लगाना, ऐसा नहीं सिर्फ चाइना पे, पूरे ग्लोब पे। अपनी भी बारी आएगी तो सब पे लग रहा होगा टैरिफ। टैरिफ लगाओगे तो आपके यहाँ जो माल आता है और महंगा आएगा। इन्फ्लेशनरी तो वैसे ही हो जाता है। प्लस ट्रम्प साहब की पॉलिसीज इस तरह की है, कॉर्पोरेट टैक्स कट वगैरह करने की, सबके जेब में हाथ में पैसा देने की, तो इन्वायरमेंट बिगड़ेगा। तो आई एम श्योर फेड इस समय जब चर्चा कर रहा होगा, वहां पे अंडरवे होगी वो मीटिंग, तो ये सब बातों पे चर्चा चली रही होगी उनकी। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। 25 बेसिस पॉइंट्स का टोकन कट आता ही नहीं आता है, जो लार्जली प्राइस्ड इन है। हाँ, ये जरूर है कि अब फेड की इन्फ्लेशन, सॉरी, रेट कट एक्सपेक्टेशन, जो डॉट प्लॉट आता है, एफओएमसी के सारे मेंबर्स की एस्टिमेट्स क्या हैं, कब कब ब्याज दरें घटेंगी, उसे कहते हैं डॉट प्लॉट। एक प्लॉट में मैपिंग करी जाती है उसकी। अब वो मुझे लग रहा है उस तरह से एग्रेसिव रेट कट का एंटिसिपेशन नहीं करना चाहिए बाजार को ट्रम्प साहब के आने के बाद। खैर, तो देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। आप लोग सिंधी सिवास के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम इस समय मौजूद हैं। सारे खोल लिए मैंने, जहां आपको कन्वीनियंट हो, जैसे कन्वीनियंट हो, हम तक रीच आउट करिए। एप्टिस वैल्यू हाउसिंग मेरे लिए ये स्टॉक तो एक होल्ड है। गजब की कंपनी है बाय द वे। और अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर कहे तो शायद गिरावट में ऐड करने लायक स्टॉक हो सकता है। बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है इस कंपनी की, वो जो है ना टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज, और उसके चलते बड़ी स्ट्रांग ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
मैनेजमेंट की खुद की गाइडेंस है यार कि हम लोग 30% CAGR से अपनी AUMs बढ़ाएंगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ाएंगे अगले 3 सालों में। इसी बात से तो कॉन्फिडेंस आ रहा है। तमिलनाडु में वो जो सैलरी रिलेटेड इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट कर रहे थे, अब वो H2 में वहां से ग्रोथ आ रही होगी। वो जो नए मार्केट्स में एप्टस घुसने की कोशिश कर रहा है, ये महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, इस तरह के मार्केट्स में अभी भी बहुत अच्छी डिमांड है, और यहीं से मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है AUM ग्रोथ का, बुक्स को अच्छा एक्सपैंड करने का। हम उस एनवायरनमेंट में बढ़ रहे हैं जब शायद एक रेट कट की पॉसिबिलिटी भारत में आएगी। भाई फेड 50 बेसिस पॉइंट काट चुका है, अब आने वाले समय में 25 बेसिस पॉइंट्स और काटता हुआ नजर आएगा, और इस एप्टस की 80% बुक फिक्स्ड पे है। तो रेट कट के एनवायरनमेंट में सीधे NIMs को कुशन मिलता है। तो एप्टस है तो स्वीट स्पॉट पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। एसेट क्वालिटी इम्पेकेबल है, मैनेजमेंट कह रहा है मेरी कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो एसेट क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट शायद देखने को मिले। तो हर वो कहते हैं ना चेक बॉक्स में टिक तो हो रहा है, इसीलिए होल्ड है। फ्रेश एंट्री के लिए वो फाइनेंशियल एडवाइजर पर कंसल्ट करेगा। पेडिग्री अच्छी है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक कंपनी डिलीवर कर रही है, और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ वो अच्छी ग्रोथ डिलीवर कर रही है, तो कोई कंप्लेंट नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एप्टस वैल्यू हाउसिंग को होल्ड करने का मौके ढूंढने, या होल्ड करना चाहिए लॉजिकली। मौके ढूंढना क्या नहीं ढूंढना वो अलग बात है। और एसेट क्वालिटी चाहे आप उसके होम सेगमेंट, होम पार्ट ऑफ द बिजनेस में, नॉन होम सेगमेंट देखेंगे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। ABB इंडिया क्लियर कट होल्ड है। इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन रिलेटेड चैलेंजेस आए होंगे, लेकिन ऑर्डर बुक वगैरह कोई इशू है नहीं ज्यादा। मैंने उस दिन सीधा सौदा में लाल इसलिए मेंशन कर रहा था क्योंकि उसकी कंसर्न्स थे। कंसर्न्स क्या थे? एग्जीक्यूशन रिलेटेड दिक्कतें आई थी, और थोड़ा सा Q on Q ऑर्डर बुक ठंडी पड़ रही थी, इंक्रीमेंटल बुक ठंडी पड़ रही थी, बस इसी। ठीक है, ये स्टॉक ऑलरेडी मेरे ख्याल से अच्छा खासा ऊपर 9 वाला 7 के आसपास जो भी है करेक्ट होके खड़ा हुआ है, 9,000 वाला 7,000 के आसपास, तो करेक्ट हो चुका है। नॉट दैट कि यहां से कोई गुंजाइश करेक्शन की ना हो। एक बात ध्यान रखिए, कैपिटल गुड्स अच्छी पेडिग्री भी स्टॉक्स होंगे। Q on Q ऑर्डर बुक ठंडी पड़ने की बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि इस साल की पहली छमाही में H1 में सरकार का केपेक्स स्पेंड अनएक्सपेक्टेडली बहुत ठंडा पड़ गया है। तो सब वॉच आउट कर रहे हैं H2 में केपेक्स स्पेंड कैसा रहेगा। ज्यादातर लोगों का मानना है कि कोई रीजन नहीं था इस तरह की ठंडा पड़ने का, H2 में बढ़िया पिकअप करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सब स्पीड स्पॉट पे आएंगे। पर अब मैं कैसे कंक्लूजन में जंप कर लूं, सरकार ने क्यों H1 में नहीं स्पेंड किया, H2 में कर देगी, एजम्पशन है। तो वो थोड़ा सा, इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं कि गिरने की गुंजाइश नहीं होगी, इन सब की होगी, पर पेडिग्री अच्छी है, स्टॉक थोड़ा सा ऑलरेडी करेक्टेड है, कंफर्ट में मैं इसको होल्ड लेके चलूंगा। और ये ध्यान रखिएगा, ओवर द इयर्स ABB ने अपने आप को वो जो सरकारी केपेक्स वाली तमाम पॉकेट्स होती है ना, रेलवे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल्स, जहां पे सरकार तगड़े केपेक्स कर रही है, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रखा है। ऊपर से इसका सर्विसेज सेगमेंट, इसका एक्सपोर्ट सेगमेंट इसे कुछ हद तक इंसुलेट करता है डोमेस्टिक इकोनॉमी के स्लो डाउन से। और ये जो कंपनी वो ट्रांसपोर्टेशन, ईवी, जो फास्ट मूविंग सेगमेंट है, उसमें पकड़ बना रखी है, तगड़ी पकड़ बना रखी है, तो हाई ग्रोथ वहां से मिलती है। तो है ब्यूटीफुल कंपनी, सॉलिड पेडिग्री, विदेशी पेरेंटेज, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा साइकिल गड़बड़ाई है, जिसका अब कुछ लोग मानते हैं कि, कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि H2 में केपेक्स सुधरेगा। अपने को डाउट है भाई, मतलब डाउट तो रखना ही है। अपन कैसे कहते हैं कि H2 में केपेक्स सुधरेगा, H1 में क्यों अनएक्सपेक्टेडली सरकार ने हाथ खींच लिए, तो वो वॉच आउट करने की जरूरत है। इसलिए होल्ड है, ऑल आउट बाय नहीं होगा शायद, लेकिन होल्ड तो है। और कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह की माने, जैसे गौरांग शाह की माने, जियोजीत के, जब मैंने सवाल उठाया था तो भाई गौरांग शाह से उठाया था, कोई और फंडामेंटल पैनल में होगा, मुझे याद नहीं, 8 बजे के शो में, मुनाफे की तैयारी में। तो लार्जली व्यू तो यही बन रहा है भाई साहब कि इसको गिरावट में एक्यूमुलेट करना है। अब मेरा भी मानना ये है कि इसको होल्ड करना चाहिए, इसमें ज्यादा पैनिक करना, अच्छी पेडिग्री है, होल्ड करने लायक स्टॉक है।
टाइटन पे थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रा व्यू है। मैंने उस दिन भी नतीजे जब खराब आए थे तो मैंने सीधा साधा की टीम में लिया नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा पिटा हुआ स्टॉक है, बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे खड़ा हुआ है। पर यह बात सच है कि चाहे वो कल की बात हो, आज की बात हो, स्टॉक ठंडे ही चल रहा है, नतीजे क्योंकि खराब थे। पर मैं टाइटन वो पेडिग्री का स्टॉक है जिसमें थोड़ा सा मैं अहेड ऑफ द कर्व जंप करने का मन कर रहा है। क्या इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर दूं क्या? मेरा माइंडसेट उस तरफ जा रहा है, पहले क्लियर कर देता हूं। अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, बेहतरीन पेडिग्री है, तो इस समय पता नहीं ऐसा लग रहा है कि ये बेहतर रिस्क रिवॉर्ड ऑफर कर रहा है टेबल पे। एक रीजन टाइटन कंपनी के अंडर परफॉर्मेंस का मेरे ख्याल से ट्रेंड का बढ़ता पोर्टफोलियो मैनेजर्स का रुझान था। मेरे ख्याल से पिछले एक साल में ट्रेंड ने 200% रिटर्न दिए थे, और पिछले एक साल का टाइटन का रिटर्न ये हाल है टाइटन का स्टॉक का। और ट्रेंड का ठंडा पड़ना टाइटन के लिए मेरे लिए लगता है पॉजिटिव है। ट्रेंड लगभग ठंडा पड़ रहा है। ट्रेंड को प्रीमियम मिलता है तगड़ी ग्रोथ का विद मार्जिन एक्सपेंशंस, और इस क्वार्टर में वो एक्सपेक्टेशन से ठंडी ग्रोथ थी, मार्जिन भी एक्सपेक्टेशन पर खड़े नहीं उतरे, तो रिलेटिवली जिस चीज पे आप बहुत बेट कर रहे थे, आई एम श्योर उससे मुनाफा वसूली चल रही है। और इसीलिए ट्रेंड आज भी इस तरह के तगड़े प्रेशर में आया। ऐसा नहीं कि अपने आप में नंबर अच्छे नहीं थे, पर प्रीमियम किस बात का दिया हुआ है भाई? प्रीमियम ही है ना ट्रेंड को। इस तरह के वैल्यूएशंस क्यों दिए हुए हैं कि हर क्वार्टर वो पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहा था, हर क्वार्टर वो तगड़ा ग्रोथ दे रहा था, प्लस मार्जिन एक्सपैंड करके दे रहा था। इस क्वार्टर में ये मिसिंग है। ट्रेंड अच्छी कंपनी है, ट्रेंड में लो लेवल्स पे फिर घुसेंगे लोग, क्योंकि उसने डिलीवर करके दिया है, वो कहानी अलग है, उस पर नहीं जा रहा मैं। पर मैं टाइटन को उस बेसिस पे कह रहा हूँ, वो भी पॉजिटिव है। कई लोग टाइटन जब पिट रहा था तो ये मेंशन कर रहे थे कि ट्रेंड में लैब ग्रोन डायमंड का धंधा डाल दिया है, तो स्ट्रीट को पसंद नहीं आ रहा है। पर क्या तनिष्क के शोरूम में लैब ग्रोन डायमंड मिलना चाहिए? कभी सोचिएगा इस बात को कि ओरिजिनल डायमंड मिलना चाहिए उस प्रीमियम शोरूम में। लैब ग्रोन डायमंड उस ब्रैकेट के लिए है जो 1 लाख से कम की ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे थे, जो तनिष्क में घुसोगे तो नहीं मिलेगी, अंगूठी को छोड़ के शायद, या कुछ इक्का दुक्का चीजें छोटी छोटी, वो प्रीमियम है। लैब ग्रोन डायमंड की जगह वहां नहीं है, मेरा ये मानना है। हाँ, कंसर्न्स थे, मैंने भी इस प्लेटफॉर्म पे वो कंसर्न हाईलाइट कर रखे हैं जो स्ट्रीट में लैब ग्रोन डायमंड को लेकर उठाए जा रहे थे। क्यों टाइटन अपने प्रीमियम डायमंड्स के बीच में कौन कौन से कट और क्या क्या महंगे डायमंड्स के बीच में लैब ग्रोन भी रख देगा वहां शेल्फ पे? ये तो फैशन फिनिस्टार्स के लिए है ना, तो ट्रेंड के लिए ठीक है, जूडियो वूडियो में रखने का एक जगह बना दी उन्होंने, वहां तक ठीक है। वेस्ट साइड में रख सकते हैं, वो लॉजिक बैठता है, पर ठीक है। कैनिबलाइजेशन हो रहा होगा, इन्हीं का प्रोडक्ट का दूसरी कंपनी कर रही होगी, नहीं 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 नहीं। जो प्रीमियम खरीदता है और जो डायमंड पसंद करता है, वो दुनिया को शायद पता ना चले वो लैब ग्रोन है, उसके बाद भी वो अपना खरीदेगा ओरिजिनल डायमंड ही। वो टाइटन के तनिष्क के शोरूम में ही अच्छा लगेगा। खैर, पता नहीं, मैं भटकता जाता हूँ। पर नतीजों में एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये आईवेयर गड़बड़ाया था, बाकी कोई नतीजों के सेगमेंट में गड़बड़ नहीं थी, दिक्कत नहीं थी। ज्वेलरी वो कस्टम ड्यूटी कट के चलते तूल पकड़ी, वो टाइटन की वॉचेस और वेयरेबल्स अच्छा करके गए, वो कौन सा उसने एक्वायर करा, कैरेट लेन वगैरह 2 लाख सब वाला मामला बढ़िया कर रहा है। तो टाइटन के नंबर्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पीरियड थका था, और उसमें खास तौर पे अच्छा आईवेयर को लेके तो मुझे लगता है चैलेंज बहुत तगड़े हैं, इसी के लिए नहीं, अनलिस्टेड स्पेस में भी जो प्रीमियम चेन्स हैं उन सबके लिए। क्योंकि वो कौन सी कंपनी में नाम भूल गया एकदम से बात करते करते, जिसका वो एक किसी चैनल के शो में उसके प्रमोटर आते भी हैं, आए भी थे, वो आईवेयर कंपनी वो गजब कर रखा है, उसने सबका धंधा खा रखा है, और ऑफर्स इतने तगड़े हैं कि ये तो मैच नहीं कर सकते। 1 for 1 का चश्मा और क्या क्या, और अच्छे ब्रांड सब लेकर आ गए, मैं नाम क्यों भूल गया उसका। बॉम्बे में तो खैर टाइटन का शोरूम, उसका शोरूम सब लाइन से हमेशा compete करते हैं। खैर, भटक रहे हैं फिर से। तो नंबर्स में ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं थी,
कुछ इश्यूज थे वो मैंने हाईलाइट कर दिया। रिस्क रिवॉर्ड मुझे टाइटन इस समय फेवरेबल नजर आता है। और ध्यान रखिएगा, टाइटन ने बहुत तगड़े एडवर्टीजमेंट्स, कस्टमर एक्टिवेशंस करे थे, और इनका वो जो क्या था वो एक्सचेंज स्कीम वगैरह, ये सब इनके लिए बोर्ड अच्छा करेगी। और शायद H2 जो आप खड़ा हुआ है सामने, वो फेस्टिविटीज कह लीजिए, मैरिज सीजन कह लीजिए, वर्स्ट मे बी बिहाइंड। ये धंधे के हिसाब से कह रहा हूँ, मार्केट के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। तो मार्केट के हिसाब से गुंजाइश हो सकती है करने की, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिख रहा है मुझे, मैं इसलिए आज से कह रहा हूँ। पर ऐसी कोई बात करके कुछ मैं लीड नहीं कर रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, अपनी स्टडीज करिएगा, समझिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा करना क्या है। पर जिनके पास है, मुझे लगता है पैनिक ना करें, होल्ड करें। चलिए बातचीत करके पता नहीं कहाँ भटक जाते हैं अपन, समेटते हैं आज का। कल फ्राइडे है, कल शाम को फिर 3:30 बजे मुलाकात करेंगे, तब फेड और चाइना का भी वो जो 5 दिन की बैठक चल रही है कल खत्म होगी। लेजिस्लेटिव बॉडी की उनकी क्या फिस्कल और स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस करते हैं वो देखते हैं, मॉनेटरी मेजर्स अनाउंस करते हैं देखते हैं। खैर समेटा जाए, एंजॉय करिए। कल फिर मुलाकात कर लेंगे अपन 3:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी जगह समय पे एकदम आऊंगा।